नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। जम्मू कश्मीर के बाद अब हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक 64% मतदान हुआ है। कई स्थानों पर इसके बाद भी लंबी कतारें लगी हुई थी। ऐसे में इस बात की संभावना है कि वोटिंग प्रतिशत 66 तक पहुंच सकता है। कई स्थानों पर हिंसा की भी खबरें आई। पानीपत में इसराना विधानसभा के गांव नोहरा में बूथ पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। पंचकुला में भी बीजेपी और कांग्रेस के वर्करों में झड़प की खबर है, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हिसार में पूर्व वित्त मंत्री एवं नारनौल से भाजपा कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवार के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोगस वोटिंग करने का आरोप लगाया। महेंद्रगढ़ जिला में नांगल चौधरी के धोखेरा गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी वर्करों में झड़प हो गई। जींद के जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी की भी खबर आई, जिस कारण से 1 से 1.5 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। बाद में ईवीएम बदली गई। आज हुई वोटिंग में सबसे ज्यादा मतदान मेवात में 72% हुआ है। इसके अलावा यमुनानगर में और पलवल में 71% वोटिंग की खबर है। फतेहाबाद में 70, जींद और महेंद्रगढ़ में 69% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग गुरुग्राम में 52% रही। फरीदाबाद में 54% वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद कांग्रेस की तरफ से 75 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, जो कुछ दिन में टूट कर गिर गई। ये संदेश था कि अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाएंगे तो उनकी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन 24 घंटा उनकी सोच के खिलाफ काम करते हैं। राहुल ने कहा कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई नई नहीं है। जिस विचारधारा से शिवाजी महाराज लड़े, उसी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वहीं राहुल ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी शक्ति है, ये हमारे अवसर और अधिकारों का संरक्षक है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। राहुल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पहले चुनावों में 400 पार की बात करते थे, लेकिन चुनावों में जनता ने बता दिया कि संविधान को सिर माथे पर लगाना होगा। यह हिंदुस्तान की जनता की शक्ति है। राहुल ने अग्निवीर के मुद्दे पर कहा कि अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का जरिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जनता से 50% आरक्षण की सीमा को हटाने, देश में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया। राहुल गांधी कोल्हापुर के उच्च गांव में टेम्पो ड्राइवर अजीत तुकाराम संधे के घर पहुंचे और उनसे और उनके परिवार से चर्चा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। खड़गे ने जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर शिकायत की है कि संसद स्थित उनके दफ्तर में CPWD, CISF और टाटा प्रोजेक्ट के लोग बिना सूचना दिए दाखिल हुए थे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं, इस नाते उन्हें अलग चैम्बर मिला हुआ है। खड़गे ने दावा किया कि 28 सितंबर को बिना बताए अचानक CISF, CPWD और टाटा प्रोजेक्ट्स के लोग चैम्बर में घुस आए। चैम्बर में घुसने के लिए ना तो परमिशन ली, ना घुसने की इंफॉर्मेशन खड़गे को या ना उनके ऑफिस को दी गई। ये भी पता नहीं चला कि ये लोग खड़गे के चैम्बर में घुसे क्यों। खड़गे ने इसे नेता विपक्ष के विशेषाधिकार का हनन, अपमानजनक और अस्वीकार्य बताते हुए पूछा कि किसके निर्देश पर ये लोग उनके दफ्तर में घुसे थे। उन्होंने पत्र में कहा कि ये एक असाधारण घटना है और एक सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियमों और मेरे विशेषाधिकारों का घोर उल्लंघन है। कांग्रेस नेता ने पत्र में आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि विपक्ष के नेता की गरिमा को कमजोर करने वाली ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। मेरे ऑफिस में किसी को जाने से पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान करने का आरोप लगाया था, जब लाल किले पर ध्वजारोहण के दौरान राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बैठाया गया। इस पर काफी सियासत गरमाई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तहत सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर लगे आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। पार्टी ने सेबी चीफ समेत पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए। इस बीच संसदीय पैनल की बैठक बुलाई गई। संसद की लोक लेखा समिति PAC ने देश में शीर्ष नियामक प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला किया है और इसके लिए
भारतीय बाजार नियामक सेबी और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई दोनों के ही प्रमुखों को गवाही के लिए तलब किया है, जिसके तहत 24 अक्टूबर को माधवीपुरी बुच और अनिल कुमार लाहोटी को पीएसी के सामने पेश होना पड़ेगा। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब बुच के अडानी के साथ संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सेबी चीफ पर इन आरोपों को लेकर सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि संसदीय कार्य प्रणाली में परंपरा है कि संस्थाओं के प्रमुखों को जब भी बुलाया जाता है तो उन्हें संसदीय समिति की बैठक में उपस्थित होना पड़ता है और ऐसी स्थिति में सेबी चीफ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी की ऑफशोर शेल कंपनियों में सेबी चीफ की हिस्सेदारी है, जिसके बाद कांग्रेस ने बुच के बैंक स्टेटमेंट से लेकर सेबी में उनके परमानेंट सदस्य बनने के बाद अन्य कई घटनाओं का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग के आरोपों पर जोर दिया, विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि सेबी चीफ के इस्तीफे की भी मांग की। और जब मोदी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो सवाल सरकार पर भी उठे। लेकिन अब पीएसी ने सेबी चीफ को तलब कर लिया है, जिसके बाद कार्रवाई की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और तमाम पदाधिकारी सहित तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन चर्चा का विषय रहा केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह की गैर मौजूदगी का। बीते कुछ समय से ललन सिंह बीजेपी के हर फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब जेडीयू की इस अहम बैठक से भी उन्होंने किनारा कर लिया, जिसे देखते हुए बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बाद अब ललन सिंह को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नेताओं की बीजेपी से करीबी बढ़ रही है। वैसे भी बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगी दलों को कमजोर करती है और धीरे धीरे पूरी पार्टी को ही खत्म कर देती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा ही खेल नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ ना हो जाए। बहरहाल इस बैठक में भूमिहार समुदाय के लोगों को लेकर अशोक चौधरी के बयान पर भी चर्चा हुई। इस पर पार्टी विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि भूमिहार के खिलाफ जिस तरीके से गलत बयानबाजी की जा रही है ये गलत है। उन्होंने बताया कि जेडीयू के सभी नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, वो ये डिजर्व करते हैं। इसी के साथ बैठक में फैसला लिया गया कि 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दावा किया गया कि इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि इस पर एनडीए की यानी बीजेपी की भी सहमति है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार सुर्खियों में है और अब उन्होंने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। वांगचुक ने सरकार की तरफ से उनकी मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद ये फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली चलो पदयात्रा पर निकले सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ और आखिरकार वांगचुक को रिहा करना पड़ा। लेकिन वांगचुक ने अपना प्रदर्शन नहीं छोड़ा। उनकी मांग है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की मांग की। वांगचुक ने बताया कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक उन्हें बैठक के बारे में सूचित किया जाएगा। इस शर्त पर उन्होंने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, जिसे लेकर वांगचुक ने दोबारा अनशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों से जंतर मंतर पर जमीन मुहैया कराने की भी मांग की और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से भी अनुरोध किया है कि उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराएं। वांगचुक का ये ऐलान मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कई राज्यों में चुनावी माहौल है और सोनम वांगचुक, जो अब तक लद्दाख में ही प्रदर्शन करते रहे हैं, अब वो दिल्ली की जमीन से सरकार को ललकारने की तैयारी में है, जिसका देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात है।